गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है इस लाइन से, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब से सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है। अब सिविलाइजेशन क्या है पहले तो हमें ये समझना होगा। तो यहाँ पर हम अगर आसान भाषा में बात करें तो यहाँ पर सिविलाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी। जब से मॉडर्न सोसाइटी की शुरुआत हुई है तब से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्राई करता रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाए। लेकिन ये काम जो हुआ है वो हुआ है इंस्टिंक्टिवली। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है इंस्टिंक्टिवली। और इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है ऑटोमेटिक। का मतलब ये है कि ग्रुप्स में डिवीजन तो हो गया था, लेकिन ग्रुप्स में डिवीजन हुआ कैसे। क्या उसमें कोई साइंटिफिक रीजन लगाया गया था या उसमें किसी और चीज को देखा गया था। तो एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो अटेम्प्ट किए गए और उससे जो हमारा डिवीजन बना है, जो पहला क्लासिफिकेशन बना है बच्चों, वो बना है ऑटोमेटिक। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइंटिफिक रोल नहीं था। तो फिर क्या था, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था जो यूज किया गया हमारे अर्ली डेज के अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, जो क्राइटेरिया यूज किया गया था वो था यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरह से यूज किया जा रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज कीजिए आपके हमारे पास कोई ट्री है और इस ट्री पर काफी सारे फ्रूट्स लगे हैं बच्चों। तो मैं इस ट्री को देखकर ये सोच सकता हूँ कि ये मेरे किन किन चीज़ों में काम आ सकता है। तो अगर मैं इसके फ्रूट्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये मेरा एडिबल पार्ट है, और एडिबल पार्ट है तो ये मेरे फूड में काम आ सकता है। इसका मतलब ये पेड़, ये ट्री जो है मेरे फूड में भी काम आ सकता है। दूसरी चीज़, अगर मैं देखता हूँ इसकी वुड को, स्टेम को, तो इसके स्टेम से ले सकता हूँ मैं वुड। और इस वुड को अगर मैं मॉडिफाई कर लूँ तो मैं बना सकता हूँ अपना शेल्टर। तो एक कैटेगरी ये बन गई बच्चों। एक कैटेगरी बन गई कि कौन सी चीज़ मेरे फूड में यूज हो सकती है। दूसरी कैटेगरी बन गई कौन सी चीज़ मेरे शेल्टर बनाने में यूज हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये होती है आपकी कि अगर कोई तीसरा या दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जो भी है एक्स वाई जेड, अगर वो मुझे फाइबर दे रहा है तो उस फाइबर से मैं अपने क्लोथ्स बना सकता हूँ। तो तीसरी कैटेगरी बनती है आपकी क्लोथिंग। तो ये बन गई हमारे तीन कैटेगरी, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो हमारा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो इन तीन चीज़ों पर बेस्ड था। क्राइटेरिया यूज किया गया था यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद जो हमारी कैटेगरी बनी थी, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इसके बाद आती है हमारी पहली क्लासिफिकेशन, जो कि बेस थी साइंटिफिक क्राइटेरिया पर। और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने वाले पहले इंसान थे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों, उसका क्राइटेरिया क्या यूज किया था, तो याद रहे इसका क्राइटेरिया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का मतलब यह है कि बाहर से ही देखकर बता दिया गया था
कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी जानी है। जैसे इन्होंने पहला डिवीजन किया एनिमल्स का, और एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया किस बेस पर, रेड ब्लड के बेस पर। मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड था, खून का कलर रेड था, उसको एक साइड कर दिया, और जिसके अंदर खून का कलर, ब्लड का कलर जो था वो रेड नहीं था, तो उसको एक साइड कर दिया बच्चों। तो यहाँ पर दो कैटेगरी बनती हैं, एक बनती है हमारे पास इनेमा, और दूसरी बनती है एनेमा। तो ई वाला जो है इनेमा जो है वो प्रेजेंस है किसका, रेड ब्लड का, यानी कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है। दूसरी कैटेगरी जो हमारी बनती है वो है एनेमा। तो यहाँ पर याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि ए फॉर एनेमा और ए फॉर एब्सेंस। ए वाले एनेमा में एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड वाले कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। और अगर बात करें हम प्लांट्स की, तो एनसीईआरटी कह रही है कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को भी तीन जगह डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के अंदर। हालांकि ये क्लासिफिकेशन ट्री वाला ये एक्चुअल में थियोफ्रेस्टस ने किया था, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि ये एरिस्टोटल ने ही किया था। इसके बाद बात करते हैं बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले थे बाय कैरोलस लीनियस। और यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड किया गया था। पहला किंगडम जो हमारा बना था वो बना था किंगडम प्लांटी, और दूसरा किंगडम जो बनाया गया था वो था किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया यूज किया था, कैरोलस लीनियस ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो जगह डिवाइड किया, दो किंगडम्स में। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया यूज हुआ था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है वो एक किंगडम में रखे गए, और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है वो दूसरे किंगडम में रखे गए। तो यहाँ पर जो पहला किंगडम हमारा बना है वो है किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर रखे गए आपके ये ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स। ये सब वही ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। और दूसरा किंगडम जो है किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर रखे गए हमारे एनिमल्स और प्रोटोजोन्स। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखोगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके डिमेरिट्स, उसकी लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, उसके अंदर खामियां बहुत हैं। तो क्या खामियां हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहली खामी तो उसके अंदर यही है कि आप इस क्लासिफिकेशन को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है और कौन सा यूकैरियोट्स है बच्चों। दूसरी चीज आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर कैटेगरी में आएगा और कौन सा मल्टी सेलुलर में आएगा। जैसे यूनिसेलुलर का एग्जांपल जो दिया गया है वो है क्लेमाइडोमोनास, और मल्टी सेलुलर में जो आता है वो है स्पायरोगैरा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों को ही एक जगह रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। और तीसरी खामी आती है हमारी ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में नहीं पता चल सकता इस क्लासिफिकेशन को देखकर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स में आएगा और कौन सा हेट्रोट्रॉफ्स में आएगा। ऑटोट्रॉफ्स वाले को आप ये भी कह सकते हो कि ये फोटोसिंथेटिक कैटेगरी है। फोटोसिंथेटिक, और इसको आप कह सकते हो नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो उसके अंदर हमें खामियां ज्यादा नजर आई। तो इन खामियों को दूर करने के लिए बताया गया है एनसीईआरटी में कि आपके पास कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आपको एक एग्जैक्ट
और अच्छा क्लासिफिकेशन चाहिए तो आपको ये लिस्ट देखनी होगी, तभी आपका क्लासिफिकेशन अच्छा बनेगा। जैसे अगली हेडिंग आती है हमारी नीड फॉर बेटर क्लासिफिकेशन। अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें देखनी जरूरी हैं। पहली आती है बच्चों सेल स्ट्रक्चर। दूसरी आती है नेचर ऑफ वॉल। सेल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। नेचर ऑफ वॉल का मतलब क्या है, तो उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। और वहीं अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल्यूलोज होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो तीनों की वॉल का कंपोजिशन यहाँ पर अलग अलग पाया जा रहा है, लेकिन रखे एक ही किंगडम में गए हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर। तो यहाँ पर ये खामी दूर करने के लिए बताया गया था कि आपको ये चीज भी देखनी होगी कि उसका नेचर ऑफ वॉल कैसा है। फिर बताया गया है कि अगला क्राइटेरिया है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्राइटेरिया है आपका सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना कैसे खाता है वो, ऑटोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स है, हैबिटेट रहता कहाँ पर है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसका। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं, हमारा आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था अर्नस्ट हेकल ने, और इन्होंने ऐड कर दिया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रहे बच्चों कि दो किंगडम तो हमारे पास पहले से आ चुके थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया देने वाले थे कैरोलस लिनियस, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड कर दिया गया था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म कौन से रखे गए थे, यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए थे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों कॉपलैंड ने, और इन्होंने फोर्थ किंगडम जो ऐड किया था वो था मोनेरा। तो यहाँ पर हमारे चार किंगडम बन गए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा। और मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे वो हैं आपके प्रोकैरियोट्स। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आता है हमारा मेन क्लासिफिकेशन जिसका नाम है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले थे आर एस विटेकर 1969 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक नया किंगडम जो आर एस विटेकर ने ऐड किया था वो था आपका किंगडम फंजाई। तो यहाँ पर हमारे फाइव किंगडम बन जाते हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। अब यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने की है कि आर एस विटेकर ने कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे जब इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया था वो है आपके सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाता है वो, ऑटोट्रॉप्स है या फिर हेटरोट्रॉप्स है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली करता है या एसेक्सुअली करता है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
ये 5 क्राइटेरिया यूज़ किए गए थे आर एच विटेकर के द्वारा। और याद रहे इसमें से जो मेन क्राइटेरिया है जो यूज़ किया गया था वो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मेन क्राइटेरिया है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात ये स्लाइड पर ये लिखी है कि आर एच विटेकर ने रीऑर्गेनाइज किया था जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अकॉर्डिंग टू हिज क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप ये देखो कि सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था कैरोलस लीनियस ने। फिर आता है बच्चों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें तीसरा किंगडम ऐड किया था अर्नस्ट हैकेल ने, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें फोर्थ किंगडम ऐड किया था कॉपलैंड ने, जो कि है मोनेरा। लेकिन यहाँ पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो पूरे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही आर एच विटेकर के नाम से जाना जाता है, जबकि आर एच विटेकर ने भी एक ही किंगडम ऐड किया था और वो था किंगडम फंजाई। तो ऐसा क्यों है कि पूरे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने आर एच विटेकर के नाम से ही जाना? इसका रीज़न ये है बच्चों कि आर एच विटेकर ने जितने भी क्राइटेरिया यूज़ किए थे, जो क्राइटेरिया आपके सामने लिखे हैं, इन क्राइटेरिया के बेस पर आर एच विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया था। मतलब जो पहले से ऑर्गेनाइज हो चुके थे उन सबको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया था अपने क्राइटेरिया के बेस पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर एच विटेकर ने रीऑर्गेनाइज किया था सारे ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू हिज क्राइटेरिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर थ्री डोमेन सिस्टम जो कि दिया गया था 1990 में। और ये देने वाले थे कार्ल हूस। इन्होंने ही बनाया था थ्री डोमेन सिस्टम। तो थ्री डोमेन सिस्टम क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारा किंगडम मोनेरा है, जो देने वाले कौन थे? कॉपलैंड। कार्ल हूस ने देखा कि मोनेरा किंगडम के अंदर आपके दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई दो तरह के ऑर्गेनिज्म को आपने एक ही किंगडम में क्यों रख रखा है? मोनेरा में ही क्यों दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया कि किंगडम मोनेरा जो था इन्होंने उसको दो जगह डिवाइड कर दिया। एक तो था आर्की बैक्टीरिया में और एक था यू बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना कि कौन सा बेस यूज किया था इन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ RNA, ये बात ध्यान रखना भाई। RNA, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 16S RNA के बेस पर डिवाइड किया था, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर जाकर इन्होंने डिवीजन किया था। तो थ्री डोमेन सिस्टम कौन कौन से बनाए गए? पहला डोमेन बनाया गया बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन बनाया गया आर्किया और तीसरा डोमेन बनाया गया यूकेरिया। तो आर्की तो बैक्टीरिया के अंदर सारे यू बैक्टीरिया को रखा गया, जो जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। डोमेन आर्किया के अंदर रखा है इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को, और यूकेरिया के अंदर आ गए बाकी के हमारे चार किंगडम जो कि हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन सब को एक जगह रखने का रीजन क्या था? क्योंकि ये सब हैं हमारे यूकैरियोट्स। सब यूकैरियोट्स को यूकैरिया या फिर इसको यूकैरियोटा भी बोलते हैं। और आर्किया को रखा, आर्की बैक्टीरिया को रखा किंग डोमेन आर्किया के अंदर, और यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया को रखा है डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ से तीन डोमेन हमारे बनते हैं, डोमेन बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। याद रहे कि ये बैक्टीरिया और आर्किया जो हैं
ये दोनों निकले कहाँ से हैं? ये हैं किंगडम मोनेरा के डिवीजन। तो किंगडम मोनेरा को दो जगह डिवाइड करने के बाद यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया बनाया गया किंगडम, और उनको अलग अलग डोमेन में जगह मिली, जिसकी एक झलक आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 3 डोमेन्स बनाए गए, जिसमें से एक डोमेन था आर्किया, एक डोमेन था बैक्टीरिया और एक था यूकैरियोटा यानी कि यूकैरियोट्स। आर्की आर्किया डोमेन में रखे गए सिर्फ आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आते हैं आपके यू बैक्टीरिया, और यूकैरियोटा में आते हैं आपके ये सारे के सारे यूकैरियोट्स। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा। तब तक के लिए गुड बाय।